आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एकामुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एकामुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एकामुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा तुमचा छेप घेतली भरभराट आणली बेस नवी गाठली शिक्षणास रुजवली उद्योगास तुंबली कष्टाने घामाने पायवाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एकामुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एकामुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा मंच पे तशरीफ फरमा हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नामदार जयंत पाटिल साहब मंच पे तशरीफ फरमा महाराष्ट्र प्रदेश महिला राष्ट्रवादी अध्यक्षा रूपाली ताई, महाराष्ट्र प्रदेश युवा के अध्यक्ष हमारे भाई महबूब शेख साहब, हमारे युवा राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष पवार साहब, हमारी बहन यूटी की महाराष्ट्र की अध्यक्ष, हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स विंग के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमारे नासिक जिला ग्रामीण राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, मंच पे तशरीफ फरमा मंच पे उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, मैं मेरी ओर से मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से
हमारे नेता जयंत पाटिल साहब और उनके साथ आए हुए तमाम ही सेल के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, पूरी टीम को मालेगांव शहर में मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और ये जो मंच के ऊपर आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं पूरी टीम, उनकी वजह से ये कई महीनों से पूरे महाराष्ट्र के हर विधानसभा के अंदर जाकर, मतदार संघ के अंदर जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जायजा ले रहे हैं, जिसे हम अड़ावा बैठक बोलते हैं कि पार्टी का कैसे काम चल रहा है, पार्टी कहां कमजोर है, पार्टी कहां पर मजबूत है, पार्टी को भविष्य के अंदर क्या करना पड़ेगा, पार्टी किस तरीके से मजबूत हो सकती है, कौन सा घटक, कौन सा समाज, कौन सा वर्ग पार्टी से दूर है, उसको किस तरीके से करीब किया जा सकता, ये इसका जायजा लेने के लिए, अलावा लेने के लिए जयंत पाटिल साहब की क़यादत के अंदर पूरी टीम पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर अलावा ले रही है। और इसीलिए आज मालेगांव शहर के अंदर ग्रामीण भाग का और शहरी भाग का अलावा लेने के लिए जयंत पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम आज हमारे शहर के अंदर आई हुई है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम ही लोगों का, तमाम ही पद अधिकारियों का, तमाम ही सेल के तमाम ही पद अधिकारियों का मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात 11 बज रहे और आप शाम 7 बजे से इसी जगह के ऊपर बैठे हैं और डटे रहे। मैं आपको सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साहब, मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आपको पार्टी का अहवाल देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। आपको पता है कि मेरा सियासी राजकीय प्रवास 2002 में मैं नगर सेवक बना, फर्स्ट टाइम। 2005 में मैं मालेगांव शहर का महापौर बना। 2007 में बिन विरोध मालेगांव महानगर पालिका का सदस्य वापस बना और 2011 में मालेगांव शहर जिला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मैं विधानसभा के अंदर पहुंचा, आमदार बना। यह मेरा प्रवास कांग्रेस पक्ष की तरफ से था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को देखते हुए, शरद पवार साहब के विचार को देखते हुए और हमारे तमाम ही नेता जो आप लोग मंत्रिमंडल के अंदर हो, पक्ष के अंदर हो, जो आप कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का जो काम करते हैं, शरद पवार साहब के पास अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता जाता है तो पवार साहब उनको बुलाकर बाजू में बैठाकर बात करते हैं और उनकी बात को सुनकर लेते हैं और सब समाज और सब धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। इसके लिए मैंने फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करते हुए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 25 मार्च को आपके अध्यक्ष के अंदर मुंबई के अंदर राष्ट्रवादी भवन के अंदर मेरा प्रवेश हुआ और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ। और 6 मई को आपने मुझे मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यालय नहीं था, ऑफिस नहीं था। सबसे पहला काम मैंने किया
कि मालेगांव शहर के अंदर एक कार्यालय पार्टी का होना चाहिए और 1400 स्क्वायर फीट का हमने कार्यालय बनाया और 1 जून को उसका इब्तिदा किया, उसका उद्घाटन हमने किया और उसी दिन मैंने पत्रकार परिषद बुलाकर 1 बूथ 11 यूथ एक मिशन मैंने डिक्लेयर किया, एक कार्यक्रम मालेगांव शहर के लिए युवकों के लिए मैंने डिक्लेयर किया और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है कि साहब ये 4 महीने में मालेगांव विधानसभा जो है 341 बूथ है और अभी तक 250 बूथ 1 बूथ 11 यूथ के नौजवानों का 250 बूथ मैंने कंप्लीट किया और हर बूथ में एक बूथ के अंदर 11 और ज्यादा से ज्यादा 25 और 30 भी युवक उसके अंदर है और अभी मेरे काम आगे चल रहे 4 महीनों के अंदर और मुझे खुशी इस बात की है कि मालेगांव शहर का युवक नौजवान हमारे पद अधिकारियों को उनको जाकर उनके वार्ड से बुलाना नहीं पड़ा, बल्कि वो खुद चलकर आए और हमारे साथ में खड़े रहे और इसी का कारण रहा कि 15 अगस्त को महबूब शेख साहब आए मालेगांव शहर में और हमने युवक मेलावा लिया और उसमें 5000 युवक उपस्थित थे और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मिशन आगे चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 341 बूथ के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर इस महीने के एंड तक हम 341 बूथ कंप्लीट कर देंगे और हर बूथ के ऊपर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, ये विश्वास मैं आज आपको दिलाना चाहता हूं साहब। उसके बाद मैंने 4 कार्याध्यक्ष मेरे साथ में काम करने के लिए मैंने लिया और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि महाराष्ट्र में कहीं भी 4 कार्याध्यक्ष आपने नहीं दिए, मालेगांव को आपने स्पेशल मान्यता दी और हमने 4 कार्याध्यक्ष दिए और उसके अंदर हमने तमामी वर्ग, तमामी धर्म, तमामी समाज, तमामी बिरादरी के लोगों को साथ में लेने का कोशिश की और 4 कार्याध्यक्ष आज आपके साथ में यहां पर बैठे हुए साहब। उसके बाद में हमने विंग हमने तैयार की, आपने मान्यता दी 24 जून को माइनॉरिटी सेल के लिए एक नदीम फनीवाला साहब और उसके साथ एक कार्याध्यक्ष जहांगीर खान साहब को आपने मान्यता दी और अपॉइंटमेंट मिला और वो आज काम कर रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो चुकी है, कार्यकारिणी बनकर वो काम को लग चुके हैं। इसी तरीके से 5 जुलाई को राष्ट्रवादी सेवा दल के अध्यक्ष रियाज अली साहब और उनके साथ शफीक अंसारी साहब को अध्यक्ष बनाया गया और उनका भी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो गई, जाहिर हो गई और उनके कार्यकारिणी के साथ में वो काम करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और हमने इसी के साथ 15 जुलाई को महिला राष्ट्रवादी अध्यक्ष और 2 कार्याध्यक्ष उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उन्होंने भी कार्यकारिणी जाहिर कर दी और वो भी फील्ड के ऊपर काम करने के लिए हमारी महिला विंग भी निकल चुकी है। उसके बाद 10 अगस्त को महबूब शेख साहब ने मालेगांव शहर युवा राष्ट्रवादी का अध्यक्ष अकरम भाई, अज्जू भाई लस्सन वाला और आसिम अंसारी और मोहन शिवारे को नॉमिनेट किया गया और उन्होंने भी अपनी कार्यकारिणी जाहिर कर दी, डिक्लेयर कर दी और वो भी अपने काम से आगे निकल चुके हैं। व्यापारी सेल के लिए जावेद खान का 25 सितंबर को, अर्बन सेल शाहिद काजी, ये 2 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और इसी तरीके से संगठन भरने का काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कई यूटी सेल के लिए भी हमने पत्र दिया है, स्टूडेंट्स के लिए भी पत्र दिया गया है, ओबीसी सेल के लिए भी हमको पत्र दिया गया है, शिक्षक सेल के लिए भी दिया गया है, डॉक्टर सेल के लिए भी दिया गया है, लीगल सेल के लिए भी दिया गया है। अनेक हमारी जो सेल है उसकी निमणूक अभी बाकी है
मैं विनती करता हूं कि निमणूक भी अगर आप आगे कर देंगे तो पक्ष बांधने के लिए हमको मजबूती मिलेगी और मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी को बढ़ाने का काम हम जरूर करने का काम करेंगे। इसी तरीके से कामगार सेल का भी पत्र दिया है, विजय एंटी सेल है, ऐसे अनेक सेल के हमने पाठ पुरावा हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्दी उसकी भी मान्यता मिलेगी और हम काम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रवादी में आने के बाद सब मैंने 2 सभाएं ली, एक 15 अगस्त को और एक अभी 17 तारीख को हमने सभा ली मालेगांव शहर के अंदर। और वो सभा के अंदर 17 सितंबर को जो सभा हुई हमारे युवक तमामी साथियों ने की, तो 15,000 युवक उस सभा के अंदर थे और एक अच्छी सभा हुई और एक मैसेज शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का और हमारे नेता शरद पवार साहब के विचार हमने आम जनता तक, शहर वालों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता छगन भुजबल साहब भी 26 तारीख को इसी जगह के ऊपर, इसी मंच के ऊपर आए थे और उन्होंने भी अलावा बैठक ली कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और वो भी कार्यक्रम में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। हम छगन भुजबल साहब के नेतृत्व के अंदर मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी को बढ़ाने का काम कर रहे साहब। यह मेरे 4 महीने के कार्यकाल में यह मेरा अहवाल था, जो मेरा कर्तव्य है कि आप जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आप जो परिवार यात्रा कर रहे हो, संवाद परिवार यात्रा, तो जिस उद्देश्य से आप आए हो, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं भी मेरा अहवाल आपके सामने रखूं। और मैंने ये शॉर्ट पीरियड का अहवाल देने का मैंने काम किया हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा अहवाल पसंद आएगा, जरूर हमारे काम की आप तारीफ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर कहीं हम गलती कर रहे हैं कि कहीं हम कम पढ़ रहे हैं, तो जरूर आप हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, सूचना भी देंगे और आपके आदेश का हम लोग पालन करने का काम मैं और मेरे तमाम ही कार्यकर्ता साथ में मिलकर करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। साहब, ये मालेगांव शहर, मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का जो है विधानसभा और एक बाह्य विधानसभा है, जो हमारे कृषि मंत्री दादा भूसे साहब वहां के विधायक है, आमदार है। और मालेगांव महानगर पालिका के अंदर 84 नगर सेवक है, आज 84 नगर सेवक है। और बाह्य मतदार संघ के अंदर 25 नगर सेवक, जो हमारे 20-22 हिंदू भाई चुनकर आते हैं और बाकी 2-3 मुस्लिम भाई चुनकर आते हैं, जो बाह्य के अंदर आता है। और बाकी तमाम ही नगर सेवक मालेगांव मध्य के अंदर चुनकर आते हैं और वो तमाम ही मुस्लिम समाज से। और हमेशा यहाँ पर नगर अध्यक्ष भी, जब ये नगर पालिका थी तो नगर अध्यक्ष भी मुस्लिम समाज का ही रहा। और यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम ऐसी एकता है कि अगर नगर अध्यक्ष अगर मुस्लिम समाज का है या वो कोई भी पक्ष के लोग बनता है, तो वो उपनगर अध्यक्ष हिंदू समाज का बनाने का काम ये शहर के लोगों ने किया है। अगर मुस्लिम समाज का महापौर रहता है तो उप महापौर हिंदू समाज से दिया जाता है। अगर 3 साल स्थायी समिति सभापति, स्टैंडिंग चेयरमैन अगर 3 साल मुस्लिम समाज का रहता है तो 2 साल हिंदू समाज का रहता है। ऐसा सबको साथ में लेकर चलने का काम हम सब लोग मिलकर यहां पर इस शहर के अंदर करते हैं। अभी 3 का फाइनल हुआ, प्रभाग हुआ, हमारी तैयारी है। अगर 1 का भी होता प्रभाग तो हमारी तैयारी थी, 2 का भी प्रभाग है होता तो हमारी तैयारी थी। अभी 3 का भी जो आपने कैबिनेट में जो निर्णय लिया उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हमारी है। और इसीलिए जो पार्टी कार्यालय है, मैं विनती करता हूं ये कार्यक्रम के बाद एक 5 मिनट अगर आप वहां पर विजिट करेंगे तो जो हमारा अपना राष्ट्रवादी भवन जो मालेगांव का है साहब, वो सुबह 10 बजे खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और वहां पर मैं रात में 7 बजे वहां पर मैं पहुंचता हूं और रात में 2 बजे तक, डेली 2 बजे तक मैं पार्टी ऑफिस पर रहता हूं, कार्यालय के ऊपर रहता हूं और काम करता हूं जब मैं मालेगांव शहर के अंदर रहता हूं।
क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर डे नाइट लूम चलता है, पावर लूम। यहाँ का जो व्यवसाय है, जो यहाँ का व्यापार है, ये पावर लूम है। और इस पावर लूम में डे नाइट मजदूर कामगार काम करते हैं। जो नाइट में चलाते हैं वो दिन में आते हैं, और जो दिन में काम करते हैं वो रात में आते हैं। इसके लिए हमको दोनों समय के ऊपर यहाँ पर टाइम देना पड़ता है कि दो गरीब लोगों का, जनता का, कार्यकर्ताओं के जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसे हल हो। जो भी प्रश्न वो लाते हैं तो हम हल करने का काम तमाम ही हमारे साथी मिलकर, तमाम ही संगठन के हमारे पदाधिकारी मिलकर हम लोग काम करते हैं साहब। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे दो शक्तियों से हमारा मुकाबला है। मैंने इससे पहले भी कहा, मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, दो शक्तियां जो जातिवाद शक्तियां हैं। एक जो भाजपा है और एक बी टीम जो एमआईएम है। ये दोनों से हमारा संघर्ष रहने वाला है। बाह्य के अंदर भाजपा से संघर्ष है और भी कुछ पक्ष से है, लेकिन मध्य के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एमआईएम का संघर्ष रहने वाला है, संघर्ष होगा। लेकिन सिर्फ मैं अकेला नहीं, बल्कि ये बैठे हुए तमाम ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इस शहर की आवाम, इस शहर के नौजवान, इस शहर के बुजुर्ग, इस शहर की मां बहनें, ये शहर की आवाम ने तय कर लिया है कि इस मर्तबा मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर बैठाकर हम विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारा काम चल रहा है, हम पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये शहर की आवाम इस मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर बनाए बगैर खामोश बैठने वाली नहीं है। उसका कारण है साहब, उसका कारण यह है कि विधानसभा के चुनाव में हैदराबाद से अवैसी बिरादरान आए। अवैसी साहब यहां पर बहुत जोर से सभा की उन्होंने, विधानसभा में बहुत भाषण किया, बहुत वादा किया, और उन्होंने यह वादा करके गया था कि हर 2 महीने के अंदर मैं यहां पर आके जनता का काम करूंगा, और मेरा आमदार अगर चुनकर आएगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा, उससे मैं पूछूंगा, अड़ावा लूंगा कि आप क्या काम कर रहे हो। लेकिन 2 साल हो रहे हैं, अवैसी साहब 2 साल के अंदर मालेगांव शहर के अंदर आए नहीं, और इनके जो विधायक चुनकर आए हैं उन्होंने भी एक भी विकास काम नहीं किया। आमदार निधि भी उन्होंने कंप्लीट खर्चे 2 साल के अंदर नहीं की, और कई आमदार निधि तो वापस चली गई डीपीडीसी के अंदर, लेकिन इन्होंने जमीन के ऊपर काम नहीं किया। और इस शहर की आवाम को जज्बात के अंदर उनकी भावनाओं को भड़काकर और मजहब के नाम पर यहाँ के युवकों को भड़काने का काम किया, और विधानसभा चुनकर चले गए। लेकिन 2 साल के अंदर कोविड की परिस्थिति इतनी खराब थी, कभी भी कोई पूछने के लिए नहीं आया कि इस शहर की जनता कैसी है, आपको क्या प्रॉब्लम है। ये शहर की आवाम ने तय कर लिया है कि हैदराबाद का पार्सल ये मालेगांव शहर की आवाम वापस करने वाली है, और उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में। मुझे विश्वास है मेरे गरीब भाइयों पर, मुझे विश्वास है हमारे नौजवानों के ऊपर, मुझे विश्वास है मेरी मां बहनों के ऊपर, मुझे विश्वास है इस मस्जिद और मीनारों के शहर के ऊपर कि हैदराबाद का पार्सल की शुरुआत यहां से होगी, और हिंदुस्तान के तमाम ही शहर के लोग यह हैदराबाद का पार्सल वापस भेजकर इस 4 मीनार के अंदर दफन करने का काम करेंगे। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, मुस्लिम समाज के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ना एजुकेशन का प्रोग्राम है, ना हेल्थ का प्रोग्राम है, ना शिक्षा का प्रोग्राम है, ना यहाँ पर नौकरियों का प्रोग्राम है, ना हॉस्पिटल का है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ भावना भड़काना, भावना भड़काकर वोट ले लेना और उसके बाद शहर छोड़कर चला जाना, सिर्फ ये काम है उनका।
और अब इस शहर की आवाम और इस देश की आवाम ये बात को समझ चुकी है, और इस देश का और इस राज्य का और इस शहर का मुसलमान माइनॉरिटी ये समझ चुका है कि हम अब हमारा पेट भावना भड़काने से, जज्बात से नहीं भरने वाला। और अब सब समझ चुके कि बिहार के अंदर किसके वजह से भाजपा की सरकार है। अगर ये नहीं जाते, वोट का डिवाइडेशन नहीं करते, तो वहां पर सेकुलर पार्टी की हुकूमत होती। अगर ये महाराष्ट्र के अंदर 35-40 सीट विधानसभा के अंदर नहीं लगाते, वोट का डिवाइडेशन नहीं करते, तो यहां पर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार होती। ये बंगाल गए, बंगाल के मुस्लिम समाज के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वहां पर हैदराबाद का पार्सल इन्होंने वापस करने का काम किया। अब ये यूपी के अंदर जा रहे, उत्तर प्रदेश में 100 सीट लगाने की बात कर रहे हैं, वहां पर वोट का डिवाइडेशन करेंगे और दोबारा योगी से सुपारी ले ली है कि तुमको वापस मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा, ऐसी सुपारी लेने का काम किया गया और 100 सीट लगाकर वोट का डिवाइडेशन करने का काम किया जा रहा है। यह हर तरफ जाकर यही काम करते हैं और इसकी वजह यही है, मैंने इससे पहले भी कहा है, दोबारा बोल रहा हूं कि आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के नेता, वो सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो पार्लियामेंट के अंदर भाजपा की सरकार के खिलाफ उन्होंने भाषण किया और उसको उसी महीने के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को जेल के अंदर डाल दिया गया। अवैसी साहब से इनको क्या मोहब्बत है कि अवैसी साहब इनके खिलाफ बोलते हैं, अंदर भी बोलते और बाहर भी बोलते, लेकिन इनको कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह है जो डीलिंग हुई है कि अवैसी साहब बाहर रहेंगे तो वोट का डिवाइडेशन करेंगे और भाजपा की सरकार बनाते रहेंगे, ये डीलिंग हुई है, इसके लिए उनको कुछ नहीं किया जाता। ये हमको समझना पड़ेगा। अगर मुझे बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर केंद्र के अंदर अगर यूपीए की सरकार होती, अगर कांग्रेस अलायंस की सरकार होती, सेकुलर पार्टियों की सरकार होती, तो क्या ट्रिपल तलाक का बिल जो भाजपा की सरकार ने लाया, हमारे शरीयत के अंदर इंटरफेयर किया, तो क्या यह होता था क्या? जो इन्होंने एनआरसी लाई, ये काला कानून लाया, अगर सरकार सेकुलर होती तो क्या यह होता था क्या? कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, तो क्या सेकुलर सरकार होती, ऐसा होता था क्या? ये जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ वोट का डिवाइडेशन हो रहा है और भाजपा सत्ता में आ रही है और काले कानून हमारे खिलाफ बन रहे हैं। लेकिन इसका मुकाबला अब कौन करेगा? आपने देखा, मैं शरद पवार साहब हमारे नेता, उनको मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा चमत्कार उन्होंने किया कि इस महाराष्ट्र के अंदर उद्धव जी ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, अजीत दादा पवार साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और कांग्रेस को साथ में लेकर भाजपा को बाहर किया गया और सरकार बनाई गई। और मैं मुबारकबाद इसके लिए देता हूं कि अगर इस महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार होती तो कई काले कानून अब तक बन गए होते। अगर इस यहां का माइनॉरिटी, यहां का अल्पसंख्या अगर हिफाजत से है, सुकून से है, काले कानून नहीं बन रहे, तो यह सिर्फ हमारे नेता शरद पवार साहब की देन है जो आज हम हिफाजत से हैं। जयंत पाटिल साहब हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। मैं एमएलए था 5 साल, मैंने इनके साथ में
इनके नेतृत्व के अंदर असेंबली के अंदर कामकाज किया। आप एक ऐसे नेता को आज हम देख रहे हैं, आज हमारे बीच में एक ऐसे नेता मौजूद है जो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जब खड़े हो जाते और भाजपा की सरकार थी और जयंत पाटिल साहब जब भाषण करने के लिए खड़े होते तो भाजपा की सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम कोई शख्स करता था तो वो जयंत पाटिल साहब करते। जब ये भाषण करने के लिए खड़े होते थे तो इनको 2 घंटा भी कम पड़ता था महाराष्ट्र के मसाइल रखने के लिए, आवाज उठाने के लिए। मैंने देखा हूं इनको बहुत करीब से। ऐसे तजुर्बेकार नेता शरद पवार साहब की क़यादत के अंदर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो मैं आप इनको वादा कर लूं कि कारपोरेशन का चुनाव, महापौर का चुनाव, महापौर राष्ट्रवादी का बैठे का वादा कर लूं। अब हम वादा करते राष्ट्रवादी का महापौर हम बैठाए और आने वाले विधानसभा के अंदर उसका वादा नहीं करना है, असेंबली का वादा नहीं करना है, वो आप फैसला करना, मैं नहीं वादा करता। बहरहाल साहब इतना जरूर है, ये शहर की आवाम बहुत धोखा खा चुकी है। अब ये विधानसभा में भी धोखा नहीं खाएगी और इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आमदार यहां से चुनकर जाएगा, ऐसा विश्वास ये जनता की तरफ से मैं आपको देता हूं। और अभी पार्टी के अंदर हमारे कई माजी नगर सेवक का प्रवेश हमने करवाया। अभी कई माजी नगर सेवक और पार्टी के अंदर आने वाले हैं। कई नगर सेवकों से हमारी बातचीत चल रही है, अलग अलग पार्टियों की, उनको हम प्रवेश करवाएंगे और एक मजबूत पार्टी को मजबूत करने का काम, संगठन को मजबूत करने का काम हम करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए साहब, अगर हम 4 महीने के अंदर इतना काम हमने किया, अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इससे अच्छा काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं और मेरे शब्द यही खत्म करता हूं। जय राष्ट्रवादी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़े बयान, नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़े बयान, जो बड़ा ही रहम वाला है और निहायत मेहरबान। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे महाराष्ट्र में जो भी जितने भी जिला अध्यक्ष है उसमें से सबसे बेहतरीन जिला अध्यक्ष आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे नासिक जिले के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के रविंद्र पगार जी, नसीम भाई राखेलवाला जी, महासचिव शफीक राणा साहेब जी, हमारे महाराष्ट्र के युवा नेता, राष्ट्रवादी युवक संगठन के प्रमुख हमारे मित्र महबूब शेख जी, महिलाओं की महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी की अध्यक्षा रूपाली बहन, हमारी युवती की अध्यक्षा सक्सेना जी, विद्यार्थियों का नेता हमारा सुनील गवानी जी, हमारे महाराष्ट्र के युवकों के कार्याध्यक्ष सूरज चौहान जी, अपने एनसीपी के युवक प्रदेश सचिव शादाब सैयद जी, मालेगांव के 4 कार्याध्यक्ष एजाज अहमद मोहम्मद उमर जी, अनंत भोसले जी, शकील अहमद शाह जी, शाहिद रेशमवाला जी,
युवक मालेगांव के अध्यक्ष शेख अकरम साहब, कार्याध्यक्ष मनमोहन शेवाड़े भाई, नगर सेवक, सारे नगर सेवक उपस्थित, भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आपके यहाँ मुझे आते आते बहुत देर हो गई। बात यह है कि रोज देर होती है, ये कोई नई नहीं है। जो आखिरी में बचता है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होती है। अभी तो 12 भी नहीं बजे, 2 बजे और 4 बजे भी हमने इस यात्रा के दौरान सभा ली है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि मैं रात को 11 बजे तो क्या फजर में भी आता तो आप मेरा इस्तेकबाल इसी तरह से करते। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में जाके हमारी ये राष्ट्रवादी जनसंपर्क की जो परिवार संवाद की यात्रा है वो मालेगांव तक आके पहुंची है। मेरे ख्याल से अब तक 150 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाके आए। गढ़चिरौली के अहिरी मतदार संघ कहां है आपको पता होगा। इसके दूसरे तरफ की आखिरी जगह है वो, पूरब के बाजू में। वहां से हमने ये परिवार संवाद की यात्रा शुरू की। हर मतदार संघ में हम गए। हमने कहीं ज्यादा भाषण नहीं दिया, क्योंकि ये परिवार का संवाद है। लोगों का सुनने के लिए हम जहां जहां पहुंच सके वहां जाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में विदर्भ के सारे जिले में हम गए। खानदेश में धुले, नंदुरबार, जलगांव में गए। मराठवाड़ा के हर जगह हम जाके आए। अहमदनगर जिला और नासिक जिले में कल दोपहर तक पूरे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाके आए होंगे। मैं जहां जहां गया, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक भी तालुका ऐसे नहीं था कि जहां शरद पवार जी के नाम से माहौल नहीं बना था। महाराष्ट्र के हर तालुका में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पवार साहब को मानने वाले बहुत बड़े संख्या में लोग हैं। कुछ जगह हम इलेक्शन लड़ाते हैं, कहीं पे हम इलेक्शन हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं करते, क्योंकि हमारा कांग्रेस से अलायंस था। लेकिन मैं हर जगह जाने की कोशिश की, और वहां के लोगों के, जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है तो उन लोगों के पार्टी के तरफ से और सत्ता के तरफ से जो अपेक्षाएं हैं वो कहने का उनको मौका देने की कोशिश हमने की। कहीं 2 बजे सुबह पहुंचा, कहीं 2:30-3 बजे तक हमारी सभा चली। हमारे भाई महबूब शेख है, उनके गांव में 7:30 बजे का वक्त दिया था, लेकिन ये बंदा उधर पहुंचा 2-2:30 बजे। मुझे लगा अभी सिर्फ खाने के लिए ही हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद सभा चालू हो गई। ऐसा ही माहौल उनके छोटे से गांव में, छोटी संख्या थी लेकिन छोटे से गांव में ऐसे ही उत्साह का माहौल भरा हुआ था। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी पार्टी की चाहत लोगों में कितनी है, इसका अंदाजा इस बहाने हमें सबको आया। हमारी यहाँ पे
जो फ्रंटल के प्रमुख है, हम सबको तो लेके नहीं गए, लेकिन जो मेन फ्रंटल्स है उनको लेके हमने ये दौरा किया। हम चाहते हैं हमारी पार्टी वार्ड तक और बूथ तक बढ़े। मैं यहां पे आसिफ भाई का अभिनंदन करता हूं कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम के आया, लेकिन ऐसा काम मैं कहीं देखा नहीं। और ये काम सिर्फ 4 महीने का है। जिसको एमएलए बनने की तमन्ना होती है वही ऐसा काम कर सकता है। अरे गहरे का ये काम नहीं है। इसमें आपके शहर में जो भी अपॉइंटमेंट उन्होंने की है, हर सेल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और सारे लोगों के नाम नंबर उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हमें मालेगांव में आज सामने आके देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा उनका ऑफिस बहुत बढ़िया है, इसके बाद में हम आपके ऑफिस में ही जाएंगे। हम चाहते थे आज का खाना भी आपसे ही मिले, क्योंकि घास खाके ये लोग तरस गए थे। बहुत बड़ी उम्मीद थी आज, और इनको मैं बोला था कि शाम का खाना इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप जल्दबाजी मत करो, बीच में मत कुछ खाओ। अभी मेरा इनको दिया हुआ वादा निभाने के लिए इनको फिर एक बार आपके मालेगांव में आना पड़ेगा। हमारे भोसले साहब कहाँ हैं? उनके घर खाना है ऐसा लगता है, मैंने सुना, मालूम नहीं। लेकिन भाई और बहनों, आपने आपके काफी चंद लोग आसिफ भाई का साथ कांग्रेस में भी देते थे। आज उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब से मिले, उनके अब्बाजान भी साथ थे, पिताजी, और उन्होंने पवार साहब से, अजीत पवार जी से, हमारे सब साथ के लोगों से बातचीत की। हमने उनको बोला हमारे पार्टी में आइए, आपको पूरी ताकत देंगे और पूरी ताकत से मालेगांव का विकास आपके हाथों से करने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले महापालिका के चुनाव में आपने हमें हाथ ऊपर करके वादा किया है। मैं उसके बाद आपसे वादा करता हूं कि मालेगांव शहर में चुनाव में राष्ट्रवादी को चुन के आइए, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके लिए पहला तोहफा राष्ट्रवादी के तरफ से 100 करोड़ का अजीत पवार के माध्यम से आपको देने की व्यवस्था हम करेंगे। जो भी आप चाहे वो, लेकिन पहला हमारा तोहफा 100 करोड़ 100 करोड़ का हम देने की व्यवस्था करेंगे। इलेक्शन के बाद बजट होगा, ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक वादा जो आपने अभी किया वो वादा निभाने का आप सब पे ये जिम्मेदारी रख के छोड़ के मैं जाऊंगा। आज हमारे राष्ट्रवादी में, इस शहर में ऐसे मुझे बताया गया कि सेवा दल का काम बहुत बढ़िया है, और कुछ भी इस शहर में हुआ तो 10 मिनट के अंदर हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, और करीब 150 लोग कार्यकारिणी में हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। वैसे तो हमारा रिव्यू का ये जो मीटिंग होता है उसमें हम सबके अटेंडेंस लेते हैं, हाजिरी लेते हैं, हाथ ऊपर करने को बोलते हैं या नाम लिख के लेते हैं। लेकिन आपका ये मीटिंग नहीं है, ये तो बड़ा 9:30 बजे है शाम के, लेकिन ये बड़ा जो आपका
आपका जो ये बड़ा माहौल है उसमें हमारा रिव्यू नहीं हो सकता। अभी 10 बजने को थोड़ी देर बाकी है, इसलिए उसके पहले मेरा भाषण खत्म होने के लिए कुछ अभी 30 मिनट बाकी है। और इसीलिए अपने आसिफ भाई के लिए मैं कोई शायर नहीं हूं, पहले ही बोल के रखता हूं, ऐसी गलत फहमी मत बनाइए कि ये शायर है। थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं इधर उधर से और बोल देता हूं, तो मेरे लफ्ज, मेरे हिंदी या उर्दू के लफ्ज शायद गलत बाहर आए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आसिफ भाई के लिए मैं एक शेर बताता हूं। अपने दरिया से हट गया हूं मैं, अपने दरिया से हट गया हूं मैं, खुश्क साहिल था कट गया हूं मैं, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दोस्तों में ही बट गया हूं मैं। इतनी आपके सपोर्ट की ये जो परिस्थिति आपने निर्माण की है, मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिन में महापालिका का चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपको मैं विश्वास देता हूं कि मालेगांव वासियों ने कोरोना के ऊपर भी इलाज बहुत बड़े ताकत से किया। लोग पूछते थे मालेगांव का कोरोना क्या है, वो जो काढ़ा मैं भी पीता था और आसिफ भाई ने ही मुझे लाके दिया था, लेकिन मालेगांव में एक वक्त था, मालेगांव में यहाँ का कोरोना बढ़ गया तो लोग अलग अलग बातें भी करने लगे। इस देश में ऐसे लोग आज काम करते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई या कुछ भी दिखा तो उसमें किसी एक कौम को जिम्मेदार करने का, रखने का उनको आदत सी हो गई है। देश में मोदी साहब की सरकार है, आपने बहुत सहन लिया है, आपकी सहनशीलता बहुत बड़ी है। इतनी गलतियां सर्वधर्म समभाव वाले इस देश में हो रही है। आपने पिछले दिन पढ़ा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाजपा की दिल्ली की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हमने इस देश में जो भी निर्माण किया, वैसे तो इस देश में स्वतंत्रता के पहले कोई पिन भी तैयार नहीं होती थी, लेकिन इस देश में हमारे पूर्वजों ने पिछले 60, 70, 75 साल में जग में, दुनिया में सबसे तेज फाइटर प्लेन भी यहां ओजन में तैयार करने की व्यवस्था की थी। लेकिन पिछले कुछ साल में जो भी निर्माण इस देश में पिछले 75 साल में हुआ, वो बेचने का काम हमारे मोदी साहब कर रहे हैं। कल परसों एयर इंडिया भी बेच चुके हैं। एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनी भी भाजपा ने सेल कर दी। वैसे आप ट्रेन में आते हैं, जाते हैं, सफर करते हैं, उसमें भी एक प्राइवेटाइजेशन का अंश उन्होंने निर्माण कर दिया। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां फायदे में थी, घाटे में नहीं थी, वो भी सेल करने का काम मोदी साहब ने कर दिया। जब जब ये बाहर जाके आते हैं, पश्चिमी देशों से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, तो उनके ऊपर भूत सवार होता है प्राइवेटाइजेशन का। इन दिनों में मोदी साहब फिर एक बार अमेरिका गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स
मेरे फोटो पे, मोबाइल पे एक फोटो है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जैसे छपा होता है वैसा, और उसके नीचे मोदी साहब कुछ लिख रहे हैं, ऐसा फोटो है। और उनके भक्तों ने लिखा था, मोदी साहब का इतना बड़ा स्वागत अमेरिका में हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका पहले पेज पे सम्मान करते हुए उनके बारे में न्यूज छपी है। 5-6 दिन के बाद आसिफ भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, पेपर में दिया कि नरेंद्र मोदी साहब का कोई भी न्यूज हमने दिया नहीं है। उस दिन दूसरी ही न्यूज उन्होंने दिखाई, जो छपा नहीं उसको बदल के चेंज करके मोदी साहब के भक्त उनकी छवि लगाते हैं और बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका में कितना सम्मान हो रहा है। वैसे तो सबसे बड़ा सम्मान अमेरिका में मनमोहन सिंह साहब का हुआ था, लेकिन उन्होंने उसकी कभी जिक्र नहीं की थी। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश में जो अवस्था निर्माण हुई है, पेट्रोल के दाम 108 रुपए हो गए। 2014 में 45 रुपए का पेट्रोल अगर 48 रुपीज हो गया तो हमारी वो बहन ईरानी, क्या उनका नाम, स्मृति ईरानी जी, वो चिल्लाती थी, मोदी साहब बोलते थे, सब बोल देते थे। आज उसी मोदी साहब की सरकार ने अपने पेट्रोल के दाम 108 रुपया, डीजल के दाम 98 रुपया, इतनी बड़ी महंगाई इस देश में बढ़ी। गैस के सिलेंडर के दर बढ़ते थे। एक बार हमारी बहन रूपाली ताई ने सब महिलाओं के फ्रंट को बोला, कल आंदोलन करना है। मुझे उन्होंने बताया कि कल सब महाराष्ट्र में महिला आंदोलन करेंगी। मैं बोला कितने बार आंदोलन करेंगे? मोदी साहब तो रोज 2 रुपया बढ़ाते, 10 रुपया बढ़ाते, डीजल बढ़ते, गैस बढ़ रहा है। नहीं बोले कल का आंदोलन बहुत अलग तरीके से हम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी महिलाओं ने रास्ते पे बैठ के चूल्ही पे खाना बनाने का एक माहौल तैयार किया। हर शहर में आंदोलन हुआ। हमें ये बताने की जरूरत पड़ती है कि आपके गैस, पेट्रोल, डीजल की दाम रोज बढ़ने लगे हैं। आज 108 है, अगले दफा मैं आऊंगा तो शायद 112, 113 लीटर में आपको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। किसके खिस्से से ये पैसे जाते हैं? हमारे आपके सबके खिस्से से जाते हैं। इस देश का जो भी पूरा कार्यक्रम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से आए हुए आमदनी से चल रहा है। पेट्रोल के वैसे प्राइसेस 40 रुपए से आगे पीछे होंगे, लेकिन साहब ने इस प्राइस को 108 रुपए तक बढ़ा दिया है। महंगाई बढ़ रही है। इस देश में दूसरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। हमारे बुजुर्ग नेता भुजबल साहब, मेरे ख्याल से वो 28 महीने जेल में बैठे। इतना बड़ा समय उन्होंने जेल में कटा। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी बता रही थी कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम बोल रहे थे ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, जानबूझ के इनको बदनाम करने की हम साजिश हो रही है। कल परसों पिछले महीने में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और आदरणीय भुजबल साहब और उनके फैमिली के सबको पूरा निर्दोष बताते हुए उनको छोड़ दिया गया। लेकिन भुजबल साहब ने जो 26-28 महीने जेल में काटे वो उनको कौन वापस देगा? अगर आप इंक्वायरी नहीं करते, प्रूव नहीं करते, फिर भी लोगों को जेल में रखते हैं, तो इससे पिछले हफ्ते कोई लोग
मुंबई में आके मिले, कोई यूपी में कुछ एटीएस ने कार्रवाई की और मराठवाड़े के कुछ शहर से नौजवान लड़कों को उठाया गया तो गया, लेकिन 8 दिन पता नहीं पड़ा कि किसने उठाया। 7-8 दिन के बाद लोगों को समझ में आया कि एटीएस का वो एक्शन, यूपी के एटीएस ने एक्शन लिया। इस देश में ऐसा माहौल अगर रहने लगा तो बहुत बड़ी समस्याओं को हम सबको फेस करना पड़ेगा, और इसीलिए इस देश में आस्ते आस्ते कदम लोग भाजपा के विरोध में इकट्ठा हो रहे हैं। अब फिर एक बड़ा नेता नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी समस्या देशवासियों की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उनके साथ इस देश के सब लोग इकट्ठा आए तो कुछ और बन सकता है माहौल, लेकिन ये सारे पार्टियों को यूनाइट करके आगे लेके जाने वाला नेता और उसमें एकमत अब तक किसी का नहीं हुआ है। शायद हो जाएगा आगे किसी, लेकिन लोग ज्यादा देर अन्याय सहन नहीं करते। जैसे भुजबल साहब की परिस्थिति, वैसे हमारी होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। कारण क्या? तो मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने बताया कि अनिल देशमुख साहब ने 2 अधिकारियों के पास से 100 करोड़ की मांग की है। 100 करोड़ के आगे आंकड़ा जाता है तो इमीडिएट ईडी आ जाती है। वैसे ईडी आ गई, ईडी ने वो 2 अधिकारियों को बुलाया, उनको पूछताछ की तो वो बोले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनका लगातार दबाव उनके ऊपर था कि ये लिख के दे दो कि ये अनिल देशमुख ने ही किया है, मांग की है। वो बोले दोनों ही ऐसे कोई हुआ ही नहीं है तो हम गलत कैसे लिखेंगे। उन्होंने नहीं लिख के दिया, ऐसी मेरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ईडी के जरिए इस देश के लोगों के पीछे लगने का कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पे देश में हो रहा है। इनकम टैक्स होता है, बाद में सीबीआई लगती है। वैसे ही एक पूनम मिया नाम के शख्स की रिकॉर्डेड संभाषण की एक प्रत हमें मिली, टीवी पे भी बताई गई। उसमें वो साहब बताते हैं कि आने वाले 15 दिन में एक बड़ा मंत्री टारगेट किया है, वो घर जाएगा, उसके पीछे ईडी लगवा देंगे, और 4-5 मंत्री है उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लग जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी। अपने सीपी परमवीर सिंह वापस मुंबई में आके सीपी बन जाएंगे। अगर मुंबई में सीपी नहीं बनते तो दिल्ली में कुछ बन जाएंगे। अमित जी से बात होगी। अगर इस देश में सरकार गिराने में कोई व्यवस्था काम करने लगती है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग इकट्ठा आके जो सरकार हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलत लगती है, तो सामने से आके हमारी गलतियां हमें बताएं तो हम समझ सकते। लेकिन कोई अलग अलग एजेंसी के जरिए लोगों को अरेस्ट करना, उनको बदनाम करने की कोशिश, ये इस महाराष्ट्र के राजनीति में हमने कभी नहीं देखा। और इसीलिए हम आपको इतना ही कहने वाले हैं कि हम सब सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी जागृति शायद भारतीय जनता पार्टी को उनके अलग अलग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उसके बारे में उनको दबाव निर्माण हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अभी समझता है एक अधिक पार्टी का लीडर है उनका, वो तो अलग अलग जाके अलग अलग नेताओं का नाम लेता है। नेताओं का नाम लिया तो टीवी पे चलने लगता है, इसका इतना लफड़ा है, इसका इतने गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है। वेरिफिकेशन को 2-2, 3-3 साल लगते हैं, लेकिन बदनामी तो वही दिन हो जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है इसके लिए हम सबको इकट्ठा आके हमें हमारे सब लोगों को संगठित करने की आवश्यकता है। मैं
आपको आज के दिन इतना ही कहूंगा कि मालेगांव सेंट्रल के विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार तय हो चुके हैं। मालेगांव के विधानसभा क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ेगा इसका नाम मुकर्रर हो चुका है और जिस ढंग से उन्होंने काम करने को शुरुआत की है, मुझे पूरा यकीन है आने वाली 2024 में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से मुझे एक आमदार मिलेगा ही। पिछले साल 19 में हमने 114 सीटों पे इलेक्शन लड़ाया, उसमें से 54 लोग हमारे यशस्वी हो गए, लेकिन 60 जगह हम परास्त हो चुके। उस 60 जगह के लिए कोई सुधार लाने की कोई कोशिश हम कर सकते हैं क्या, ये देखने का, उसका अंदाजा लेने के लिए भी हमारी ये राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा है। मैं आप सबको इतना ही कहूंगा कि आपके सबके मदद से, आशीर्वाद से महाराष्ट्र को फिर एक बार ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस उभरते हुए आती हुई नजर आएगी। हमारे सरकार में हम जो बैठे हैं, तीनों पार्टियों का मसला, यानी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारी सरकार जब सत्ता में आई तो किसानों को कर्ज माफी का निर्णय हमने किया। उसके बाद में कोरोना शुरू हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करने पड़ा, फिर भी सरकार अच्छी चलाने की कोशिश हमारे सरकार ने की। अभी वो शिव भोजन थाली सबसे पॉपुलर प्रोग्राम हो गया। मैंने कहा तो शिव भोजन थाली के सेंटर पे वो जा सकता है, 5-10 रुपए में उसको खाना मिल सकता है। मेरे को तो आज सुबह SMS आया, वो 10 रुपए की कीमत जरा ज्यादा है, उसको भी कम करो। यानी समाज में कितनी गरीबी है उसका अंदाजा लेके हमारे सरकार ने ये योजना निर्माण की है जो सबसे पॉपुलर आज महाराष्ट्र में है। और इसीलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अपनी सरकार आप सबके आशीर्वाद से अच्छी चलेगी। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत आज मिली है। हमारे रिश्ते हम कायम रखते हैं और शरद पवार साहब के पार्टी में आप आए हैं। इस देश में सबसे बुजुर्ग, जिसको देश चलाने का, लोगों के समस्याओं को हल करने की जिंदगी में कायम स्वरूप से आदत है, महाराष्ट्र में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें शरद पवार साहब के जैसा नेता है। मुझे खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उनके करीब रह के पिछले 25-30 साल काम करने का मौका मिला। वो ऐसे नेता है, मुझे पूरा यकीन है आसिफ भाई को भी उनको वो अनुभव करेंगे कि आप किसी को भी अगर शरद पवार साहब से बात करनी है तो फोन करेंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप गए और 2-4 दिन वो मिले ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे व्यासपीठ में बैठे हुए इधर से किसी भी हमारे लीडर ने SMS किया, वापस उनको फोन करते हैं और साहब पूछते क्या समस्या क्या है। आज उनकी उम्र देखते हुए ये अपेक्षा किसी की नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में सबसे जवान अगर कोई होगा तो वो सिर्फ शरद पवार ही है। जवानी उम्र पे नहीं रहती, उत्साह पे रहती है।
ये हमारे सब नौजवान हैं और मुझे पूछते हैं कि कितने बजे सो सकते हैं। आज का आखिरी दिन है, कल दोपहर में शाम को हमारी ये यात्रा का ये स्पेल पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं आखिरी दिन का ये हमारी ये तीसरे पर्व की ये सबसे बड़ी सभा इस इलाके में नासिक जिले में हुई। अभी आपने जो बहुत कम वक्त में जो हमें प्रेम दिया, आदर सत्कार किया, उसे आभार कैसे आपका व्यक्त करूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक शेर लिख के लाया है। बहुत सम्मान लिया आपसे, बहुत सम्मान लिया आपसे, चलो कुछ तो आपके नाम करता हूं। देख के आप लोगों का प्यार, देख के आप लोगों का प्यार, पूरे मालेगांव वालों को दिल से सलाम करता हूं। धन्यवाद। सबको अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमान हमारे प्रांताध्यक्ष नरेंद्र जी पाटिल साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आसिफ सिंह साहब, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी सेवा दल अध्यक्ष कार्याध्यक्ष, अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष, मेरी महिला अध्यक्ष यास्मीन सैयद, महिला कार्याध्यक्ष सुचिता सोनोने, अंसारी शाहीना, शेख असरम, रियाज अली, शाहिद रेशम मलर, शकील अरशद, एजाज मोहम्मद उमर। ऐसी बड़ी यहाँ की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है